नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी राजनीतिक दलों के टूटने-फूटने का दौर चल रहा है। एक त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां पर उसके विपक्ष में खड़ी पार्टियां लगातार टूट रही हैं। पहले टीएमसी में टूट हुई और उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई अन्य पार्टियों में टूट हो सकती है और इसके लिए गाहे-बगाहे कई तरह के बयान हम मीडिया में देखते रहते हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको दल-बदल के बारे में कुछ बुनियादी बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि दल-बदल की यह पूरी परिघटना लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह नहीं है कि एक राजनेता अपना विचार बदल लेता है, एक राजनेता अपनी निष्ठा बदल लेता है, एक सांसद एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का मन बना लेता है। यह हर एक व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन हर एक व्यक्ति जब ऐसा करता है तो एक बात होती है, लेकिन जब एक ऐसा नेता ऐसा करने का फैसला करता है जो उस दल के टिकट पर चुनाव लड़कर आया है, जिस दल ने सत्ताधारी दल को चुनौती दी, तो फिर यह कुछ अजीब सी बात हो जाती है। मिसाल के तौर पर टीएमसी के जितने भी सांसदों ने अलग ग्रुप बनाया, उन सभी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में पराजित किया। अब आज के दिन में वो फैसला करते हैं कि वे एनडीए में शामिल हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन करेंगे। इसी तरीके से शिवसेना यूबीटी के जो सांसद टूटकर जा रहे हैं, उन सांसदों ने भी यह कहा है कि वे एक नाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएंगे, यानी कि वे भी एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इन दोनों दलों के सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने रहकर चुनाव लड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के विरोध में चुनाव लड़ा। और आज के दिन में जब वो पाला बदल रहे हैं तो वो जनता के साथ धोखा है। धोखा इसलिए है क्योंकि जनता ने यह जान समझकर पूरे मामले को, पूरी स्थिति को भांप कर उन्हें वोट दिया था कि अगर वो ये वोट दे रहे हैं तो वो एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करेगा, जो नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बनती है तो उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। लेकिन आज के दिन में जब ये लोग पार्टी छोड़कर एनडीए की तरफ जा रहे हैं तो इसमें किसी भी सांसद ने यह जरूरी नहीं समझा कि वह किसी मैकेनिज्म के द्वारा अपने क्षेत्र की जनता से यह पूछ ले कि क्या वह उसके इस फैसले से सहमत है। अब जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी काट निकालने में हमारे नेतागण बड़े माहिर हैं। संवैधानिक प्रावधान यह है कि 2/3 जो सांसद या विधायक हैं वो टूटकर एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पूरी पार्टी नहीं टूटती है और ऐसी भी स्थिति नहीं आती है कि ऐसे सांसद एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाएंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि तमाम तरह के तिकड़मे यह सांसद लगाते हैं। लेकिन मामला ज्यादा उलझ इसलिए जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में एक तरफ तो यह कहा गया है कि सिर्फ सांसद यानी 2/3 सांसद टूटकर अलग ग्रुप नहीं बना सकते हैं, वे अपने दल के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, बल्कि उन्हें यह दिखाना होगा कि पूरी पार्टी में हर स्तर पर 2/3 लोग उनके साथ हैं। लेकिन मामला कहां फंस जाता है? मामला फंस जाता है कि इस बात का निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष के पास है कि अगर किसी पार्टी में जो टूट हुई है वह एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आती है या नहीं। और हमने महाराष्ट्र में देखा था कि विधानसभा का अध्यक्ष यह फैसला करने में सालों साल लगा सकते हैं और सालों साल लगाने के बाद वह एक इरेशनल सा डिसीजन दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र के संदर्भ में दिया। वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना में हुई टूट को सही बताया, लेकिन अगर शिवसेना में हुई टूट सही थी तो इसका सीधा सा अर्थ यह निकलना था कि उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायक थे उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। अब शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस संदर्भ में अभी तक कोई आखिरी निर्णय नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर उसके बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, पर अभी भी लोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कानून में ऊपरी तौर पर बहुत सारी स्थिति साफ लगती है। अगर हम एक आम पाठक के रूप में, संविधान के छात्र के रूप में उसे पढ़े तो हमें लगता है कि बात तो बिल्कुल साफ है कि सिर्फ सांसदगण अगर अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के तमाम पदाधिकारी उनके साथ नहीं है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जो आमतौर पर सत्ताधारी दल से जुड़ा होता है, उसके पास इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वह अनंत काल तक इस मामले पर बैठ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में कोई साफ दिशा निर्देश देने में असमर्थ रहा है। महाराष्ट्र के संदर्भ में उसने कहा कि एक निश्चित तारीख तक यह फैसला हो जाए,
लेकिन उसके बाद वह जब फैसला गलत था तो सर्वोच्च न्यायालय अभी तक उस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं ले पाया है। आप इस बात को समझिए कि जो लोकतंत्र है वह इस आधार पर चलता है कि जनता की जो मर्जी है वह शासन में दिखाई दे, जो जनादेश आता है उसका सम्मान हो। लेकिन जब जनादेश कुछ प्रतिनिधियों के पास होता है और फिर वो समझते हैं कि 5 साल तक वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो फिर यह बड़ी ही अजीबो-गरीब स्थिति बन जाती है, क्योंकि जनता की मर्जी के खिलाफ जाकर जो जनप्रतिनिधि होता है, जो सांसद होता है, विधायक होता है, वो काम करता है और ऐसे बड़े पैमाने पर सांसद और विधायक आज के दौर में हमें दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? इस स्थिति से निकलने का रास्ता क्या है? बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो इस तरीके का कानून है, उसे ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। दल-बदल विरोधी कानून को मजबूती देने के लिए उसमें कई और प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ जोड़ने की आवश्यकता है, वह यह है कि जो भी सांसद यह तय करता है कि वह अपनी पार्टी के नेतृत्व से नाराज़ है और वो दूसरी पार्टी में मिलना चाहता है, तो सबसे पहले उस सांसद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उसे अगले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह क्लॉज़ भी जोड़ना चाहिए कि वह कम से कम आने वाला 1 चुनाव या 2 चुनाव नहीं लड़ेगा। क्योंकि अगर उसकी विचारधारा बदल रही है, अगर उसका मन बदल रहा है, तो फिर जहां उसका मन लग रहा है, वहां पर वह कुछ देर इंतजार करे। उसे लगे कि हाँ, आज मैं कांग्रेस में हूं, कल मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं, तो तुरंत मुझे इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे 5-6 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब वो उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, जब सच में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति उसके मन में आकर्षण हो, अन्यथा वह रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ये 2 क्लॉज जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि पहली बात यह कि आप अगर सांसद या विधायक है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें, और दूसरी बात यह कि आप 5 सालों तक कोई चुनाव ना लड़ें, किसी सरकारी पद पर ना जाएं और उसके बाद जिस पार्टी में आप जा रहे हैं वहां से आप टिकट हासिल करें। तो ये 2 प्रावधान नेताओं की वास्तविक परीक्षा की स्थिति को सामने लाएंगे कि जो उनका मन बदल रहा है। अगर कोई राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला कर रहा है, तो क्या सच में वह किसी लालचवश नहीं जा रहा है, बल्कि उसकी आइडियोलॉजी उसे मजबूर कर रही है कि कल तक वो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी में भरोसा करता था, अब वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। उसका लिटमस टेस्ट यही है कि वो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे और वह इस सजा को भुगतने के लिए भी तैयार है, सजा या क्लॉज कि आने वाले 5 सालों तक वह कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर ये 2 प्रावधान जोड़ दिए जाएं, तो आप यह देखेंगे कि जितने सारे लोग दल-बदल कर रहे हैं, सबके हाथ-पैर फूल जाएंगे, क्योंकि जो नेतागण होते हैं, वे असल में विचारधारा को एक आवरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यह नहीं चाहते हैं कि उनकी जो अपनी लालच है, उनकी जो सत्ता लिप्सा है, वो उन्हें मजबूर करे ऐसा लोग जाने, बल्कि उनकी जो मजबूरी है, वे उस रूप में उसे प्रस्तुत नहीं करते हैं। यानी कि जो ईडी, सीबीआई का दबाव है, जो उनके भ्रष्टाचार के मामले हैं, या फिर जो मोटी रकम लेकर वो जा रहे हैं, इस बात को वो जनता से छिपाना चाहते हैं और बार-बार वो विचारधारा के आवरण का इस्तेमाल करते हैं कि हम इस दल को छोड़कर उस दल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब हमें जो नया दल है उसकी विचारधारा आकर्षक लगती है। एक तर्क बार-बार दल-बदल करने वाले नेताओं के द्वारा दिया जाता है और वह तर्क यह है कि अगर वे सत्ता के साथ रहेंगे, सत्ताधारी दल के साथ रहेंगे, तो अपने लोगों की भलाई का कुछ काम करा पाएँगे। और आप यह देखेंगे कि बहुत सारे जो दल-बदल करने वाले नेतागण हैं, जैसे नरेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश के, वो इसीलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने समुदाय के लोगों की मदद की, अपने विधानसभा क्षेत्र में या कुछ आस-पास के अन्य क्षेत्रों में विकास का कुछ काम करा दिया, क्योंकि सत्ता का साथ उनके साथ था। तो वो काफ़ी हद तक अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने में सफल रहे। यह तर्क अपने आप में एक मजबूत तर्क लग सकता है, लेकिन वह इसलिए ज़्यादा मजबूत नहीं है क्योंकि जो लोकतंत्र की बुनियाद है, खासतौर पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, उसमें जिस दल से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस विचार के साथ आप आगे आ रहे हैं, उस विचार को देखकर ही जनता आपको वोट देती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ देने के लिए अगर आप अपने दल को छोड़ते हैं और नए दल में जाते हैं, तो आप लोकतंत्र की जो बुनियादी आत्मा है, जो मूल आत्मा है, उसके साथ ही धोखाधड़ी कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी तर्क के आधार पर दल बदल को सही नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेकर चल रही है,
यानी कि सीटों का परिसीमन करने का महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में, उसको उसकी जो नाकामी मिली पिछले सत्र में, उसको उसने काफ़ी दिल से लिया और अब उसकी कोशिश यह है कि मानसून सत्र में वह एक ऐसी स्थिति लाए, जिससे कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस तरीके के संविधान संशोधन को पारित करवा पाए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, उसमें भी कई तरह के तिकड़म का इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर मीनाक्षी नटराजन के ने जो उनका पेपर था, उसे ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह की चालबाज़ियाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चली जा रही हैं और कुल मिलाकर यह देश के लोकतंत्र के लिए काफ़ी निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है और जो भी संस्थाएँ हैं चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की का एक इंस्टीट्यूशन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वो अपने कर्तव्य को तीव्रता के साथ पूरा करने में नाकाम रही हैं और इसके कारण से ही जो दल-बदल का रोग है, वो और ज़्यादा हमारे देश के लोकतंत्र में गहराई से समाता जा रहा है और ये हमारे देश के लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर रहा है और इस बात पर लोकतंत्र पे आस्था रखने वाले, संविधान में आस्था रखने वाले सभी लोगों को गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।